ग्लैंड्स पढ़ रहे थे। थायराइड ग्लैंड पढ़ लिया था हमने। थायराइड ग्लैंड में 3 कंडीशन पढ़ी थी हमने, हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म एंड और क्या थी बेटे? वाह, देखने दी। थायरोक्सिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, फिर उसमें अगर थायराइड ग्लैंड यानी थायरोक्सिन की ज्यादा फॉर्मेशन हो जाएगी उसको हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म, और अगर कम सिक्रीशन होगी तो हम उसको कहेंगे हाइपोथायराइडिज्म। और तीसरी चीज जो है वो कैल्सीटोनियम थी। ठीक है, ये बातें हमने यहाँ तक पढ़ ली थी। अब थायराइड के ग्लैंड होता है वो कहलाता है पैराथायराइड ग्लैंड, यानी वो जो बटरफ्लाई ग्लैंड हमने पढ़ा था, यहाँ पे आपका आ गया क्या नाम है, लेरिंग्स और ट्रैकिया, और यहाँ पे जो ग्लैंड था वो था आपका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर का थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अच्छा, थायराइड के ही दोनों साइड पे, एक पेयर ये होता है, एक पेयर ये होता है। ई साइज के कुछ और ग्लैंड होते हैं जो पेयर्ड में प्रेजेंट है, और वो कहला रहे हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड। पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और उस सिक्रीशन का नाम होता है पैराथ्रोमोन। ठीक है, दिस इज द नेम ऑफ द सिक्रीशन प्रोड्यूस्ड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? काम होता है इसका कि ब्लड में से जितनी भी कैल्शियम होती है वो ये निकाल लेते हैं। ये हार्मोन्स की प्रेजेंस की वजह से कैल्शियम फ्रॉम ब्लड जो है वो एक्सट्रैक्ट होती है। कैल्शियम फ्रॉम ब्लड जो है, ब्लड में से कैल्शियम निकलती है, विच इज गुड। कैल्शियम पे तो ब्लड में होनी भी नहीं चाहिए, कहाँ होनी चाहिए? तो बोन्स के ऊपर होनी चाहिए। तो ये कैल्शियम जो है वो ब्लड में से निकालते हैं और उसको डिपॉजिट कर देते हैं किसके ऊपर? बोन्स के ऊपर। तो अगर पैराथ्रोमोन जो है अगर सही अमाउंट में कैल्शियम निकाल रहे होंगे तो, या ज्यादा अमाउंट में निकालेंगे, अगर सही में निकालेंगे तो इट इज गुड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन। अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में निकालेंगे तो बोन्स जो है, बोन्स बिकम ब्रिटल, बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाएंगे, विच इज ऑल्सो नॉट अ गुड कंडीशन, क्योंकि उससे भी बोन्स ब्रेकिंग या फ्रैक्चर का खतरा होता है। वो ड्राई बहुत ही हार्ड हो जाती है। या कभी कभी बहुत ही कम अगर वो प्रोडक्शन हो रही है और लेस कैल्शियम ब्लड में से निकल रही है तो फिर बोन्स क्या हो जाएंगी? फिर वो स्पंजी हो जाएंगी, उसकी स्ट्रेंथनिंग ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो वो फिर स्पंजी बोन्स हो जाएंगी। अगर वो ब्रिटल नहीं होंगी तो स्पंजी बोन्स हो जाएंगी। सो दिस इज बेसिकली अबाउट द पैराथ्रोमोन, जो कैल्शियम जो है वो ब्लड में से निकालता है, लेकिन एप्रोप्रिएट अमाउंट। कुछ कैल्शियम ब्लड में रहना चाहिए विच इज मेंट फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, बाकी एक्सेस जो है वो उसमें से निकल के बोन्स के ऊपर डिपॉजिट होना चाहिए टू मेक द बोन्स स्ट्रॉन्ग। ज्यादा हो जाएगा अगर निकलेगा, ज्यादा डिपॉजिट हुआ तो बोन्स ब्रिटल हो जाएगी, कम निकला, कम डिपॉजिट हुआ तो बोन्स जो है स्पंजी और सॉफ्ट हो जाएंगे। सो दिस इज हर हार्मोन में हम एक बात पढ़ रहे हैं, ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन। ओवर सिक्रीशन इज आल्सो नॉट गुड, अंडर सिक्रीशन इज आल्सो नॉट गुड। तो फिर हमेशा उसकी क्वांटिटी जो है वो एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, या एक कितनी होनी चाहिए जितनी रिक्वायर्ड है बॉडी में, ना ज्यादा और ना कम। सही है, तो ये हो गए पैराथायरॉइड ग्लैंड। इसके बाद पैराथायरॉइड के बाद आते हैं एड्रीनल ग्लैंड। जी कभी नहीं था। अच्छा, फिर नेक्स्ट मैं बता देती हूँ एड्रीनल ग्लैंड्स। एड्रीनल ग्लैंड की मैंने जब, अच्छा बीच में जो है ना पेनक्रियाज है, लेकिन पेनक्रियाज में बीच में इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो मैं पेनक्रियाज अभी बताऊंगी, उसके बाद मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक भी बताऊंगी। सही है, तो फिलहाल एड्रीनल ग्लैंड के बारे में बताते हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर पेयर्ड ग्लैंड्स थे, एक किडनी के ऊपर एक ग्लैंड था, दूसरी किडनी पे दूसरा ग्लैंड था। किडनी हमने वैसे नहीं पढ़नी है क्योंकि हमारे कोर्स में से वो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा किडनी का एक वो बता देती हूँ ताकि आपको एड्रीनल ग्लैंड की डिवीजन भी पता चल जाए। किडनी का आउटर वाला पार्ट जो है वो कहलाता है कॉर्टेक्स,
और जो ये इधर पिरामिड और अंदर वाला पार्ट होता है ना, ये कहलाता है मेड्यूला। तो जो ये ग्लैंड भी लगे हुए हैं वो भी डिवाइड होते हैं इनटू एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। ठीक है, दो में डिवाइड हो रहे हैं, इसके दो पार्ट्स हैं एड्रीनल ग्लैंड के, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला। अच्छा, दोनों के हार्मोन्स भी डिफरेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसे कि एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो प्रोड्यूस करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, और एड्रीनल मेड्यूला प्रोड्यूस करता है एड्रेनलिन। दोनों के फंक्शन भी ऑब्वियसली अलग अलग हैं। एड्रीनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो हैं दे आर मेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स की मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे होते हैं। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, proteins and fats और जो एड्रेनलिन है दे आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एंजाइटी, जो बहुत ज्यादा एंशियस एंजाइटी। अगर आपको याद हो जब हमने वो पढ़ रहे थे, हम ब्रेन के वक्त भी हम कह रहे थे ना कि एंशियस या एंजाइटी की कंडीशन में जो एड्रीनल ग्लैंड है वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो वो हार्मोन जो है वो कहलाता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो है वो बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर इमरजेंसी कंडीशंस। इमरजेंसी कंडीशंस मींस क्या थी वो, पढ़ा था हम लोगों ने, फाइट और फ्लाइट। ठीक है, फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट। सो दिस इज बेसिकली द फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन, जो बॉडी को प्रिपेयर करता है फॉर द इमरजेंसी कंडीशंस। और द हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन जो है दिस इज मेंट फॉर फाइट और फ्लाइट। ओके, अच्छा चलो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ूंगी, मुझसे यही याद पड़ रहा था, सब सर्च कर लेंगे, उस पे देख लेती हूँ उसमें लिखा हुआ है। It increases the calcium ion in blood. हाँ सही है, you are right. Calcitonium take out calcium from the blood and parathormone increases calcium in blood. तो अगर बहुत ज्यादा ब्लड में कैल्शियम हो जाएगी तो स्पंजी बोन्स होंगी क्योंकि बोन्स पे से निकल जाएगी, और अगर बहुत कम निकलेगी कैल्शियम, इंक्रीज ऑफ कैल्शियम इन ब्लड, ठीक है, तो अगर बोन्स के ऊपर ज्यादा रही कैल्शियम तो बोन्स रिमेन ब्रिटल, और अगर बोन्स के ऊपर से निकल गई तो वो स्पंजी होंगी। बट बेसिकली ये लेती है, इट इंक्रीजेस कैल्शियम इन ब्लड, ब्लड के अंदर कैल्शियम को इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो ब्लड में से कैल्शियम नहीं निकाल रही है बल्कि कैल्शियम को ब्लड में इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, एड्रेनलिन और एड्रीनल कॉर्टेक्स की भी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट जो हार्मोन है वो है आपका पेनक्रियास, which is present above in the abdominal cavity, just above the stomach। एक ग्लैंड होता है जिसे कहते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है उसके दो फंक्शन हैं, यानी पेनक्रियास जो है वो दोनों ग्लैंड्स में आता है, एक्सोक्राइन में भी आ रहा है और एंडोक्राइन में भी आ रहा है। एक्सोक्राइन में कब आता है वो, एक्सोक्राइन कब होता है ये, जब ये प्रोड्यूस करता है, जब ये इसके साथ एक डक्ट अटैच होती है जिसको हम कहते हैं पेनक्रिएटिक डक्ट, और वो पेनक्रिएटिक डक्ट पेनक्रियास से पेनक्रिएटिक जूस लेके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होती है। याद आ रहा है? डक्ट ग्लैंड जब होता है तब ये कहलाता है एक्सोक्राइन, डक्ट ग्लैंड। और वो डक्ट कौन सी थी, पेनक्रिएटिक डक्ट, और तब ये बेसिकली मेन फंक्शन कर रहा होता है एज अ डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसमें ये डाइजेस्टिव ग्लैंड, एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड काम कर रहा होता है, जिसमें ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है व्हिच हेल्प्स इन द डाइजेशन। फिर एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है ये, यानी कि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियास में स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड
islets of Langerhans. Langerhans इनका क्या काम होता है? ये दो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। कौन सी दो सिक्रीशन? एक होती है इंसुलिन और दूसरी होती है ग्लूकागॉन। इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन बेसिकली ब्लड ग्लूकोज को या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करती है। दोनों का काम यही है। It regulates the blood glucose। ठीक है, कैसे रेगुलेट करेगी ब्लड ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन? अगर ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होने लगेगी, ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस होगी बाय द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ पेनक्रियाज और वो इंसुलिन ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी इनटू ग्लाइकोजन। ठीक है, कुछ ग्लूकोज यूज हो जाएगा फॉर द ऑक्सीडेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया टू प्रोड्यूस एनर्जी। जो एक्सेस ग्लूकोज है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, वो फाइनली स्टोर्ड हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और कौन उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहा होता है? इंसुलिन। ठीक है ये बात? अच्छा, अब क्या होगा? अगर ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, यानी आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाया है और आपके पास ब्लड में ग्लूकोज नहीं है, लेकिन आपके लिवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, तो अब क्या करेंगे? ग्लाइकोजन जो आपके पास स्टोर्ड है, अब पेनक्रियाज प्रोड्यूस करेगा अपना दूसरा हार्मोन और वो है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन, ठीक है, ये ग्लूकागॉन ग्लाइकोजन को दोबारा कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लूकोज और अब ये ग्लूकोज आपको दोबारा एनर्जी प्रोवाइड कर देगी। ये दो कंडीशन है। एक कंडीशन क्या है? व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ मील, एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज देयर, तब इंसुलिन उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर कर देती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। दूसरी कंडीशन आपकी स्टार्वेशन है, आपने कुछ खाया हुआ नहीं है, आपकी डाइट में ग्लूकोज नहीं था, उस ग्लूकोज ना होने की वजह से अब आपको एनर्जी कैसे मिलेगी? अब आपका जो स्टोर्ड ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लाइकोजन, वो ब्रेक होगा इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर सेट ऑफ एंजाइम नोन एज ग्लूकागॉन। दोनों एंजाइम्स, ये दोनों हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ पेनक्रियाज known as islets of Langerhans। सही है? ठीक है भाई, तो ये है पेनक्रियाज का फंक्शन, यानी पेनक्रियाज का ड्यूल बिहेवियर है। एक जगह पे जहां से डक्ट निकलती है उससे जो पेनक्रिएटिक जूस जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं और जो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। 9th क्लास में पढ़े थे पेनक्रिएटिक जूस में एंजाइम, क्या नाम था? पेनक्रिएटिक अमाइलेज, पेनक्रिएटिक लाइपेज एंड बस भूल भाल के बैठ जाती सारी चीजें। अच्छा, और जो यहाँ पे पेनक्रियाज है, उन पेनक्रियाज की इनर वॉल पे स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उन सेल्स का नाम है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस और ये दो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं और जिनका काम ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब लास्ट ग्लैंड जो किडनी के साथ ही मौजूद होते हैं वो कहलाते हैं गोनेड्स। गोनेड्स बेसिकली कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और यही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी हैं। यानी ये सिर्फ ऑर्गन नहीं है, ये ऑल्दो ऑर्गन है, इनका काम जो है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करना भी है और ये जो है ये रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी है और इनका काम हार्मोन्स प्रोड्यूस करना भी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गोनेड जो है, इसको सिंपल वर्ड में अगर हम कहें तो ये कहलाते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और यही वो चीज है जो किसी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर रही है। यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दो तरह के हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यानी मेल गोनेड्स हैं और दूसरे जो है वो फीमेल गोनेड्स हैं और इसी वजह से ये डिफरेंशिएट हुए हैं फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, वरना लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब तक जितने ग्लैंड्स चल रहे थे वो दोनों तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम थे। यहाँ पे आपकी डिफरेंशिएशन हुई है ड्यू टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल गोनेड्स को हम कहते हैं टेस्टिस,
सिंगुलर इज IS एंड प्लूरल इज ES, ठीक है। और फीमेल गोनेड को हम कहते हैं ओवरी। दोनों का काम गैमेट प्रोड्यूस करना भी है, टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म सेल, ओवरी प्रोड्यूस एग सेल्स, ठीक है। और दोनों का काम हार्मोन्स प्रोड्यूस करना भी है। अच्छा, अब प्लूरल वाले टेस्टिस जो हैं, जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, वो कहलाते हैं टेस्टोस्टेरोन। ओवरी को ओवियम भी कहते हैं ना? नहीं, ओवरी को ओवम नहीं कहते हैं, मतलब एग सेल को ओवियम बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्लांट्स में एग सेल को ओवम भी बोलते हैं, ओवम ही बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, टेस्टिस जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन क्या है? दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स, मेल रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल, डीपनिंग ऑफ वॉइस, जब लड़के बड़े होते हैं तो उनकी आवाज भारी हो जाती है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, फॉर्मेशन ऑफ hair at different parts of the body, mustaches, beard, and the growth of the reproductive organs. Ovary, they produce two hormones, estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone. ये दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव सेकेंडरी कैरेक्टर्स, फीमेल सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स की ग्रोथ करते हैं। फॉर एग्जांपल, द चेंज इन द बॉडी शेप, द ग्रोथ ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एंड द फॉर्मेशन ऑफ एग और एग सेल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ठीक है। तो दीज आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल गोनेड्स, दीज आर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द मेल गोनेड्स। हाँ, ग्लैंड्स खत्म हो गए। अब लास्ट टॉपिक इसका रह गया है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? और देयर आर टू टाइप्स ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। अगर आप लोगों ने ये पूरा कर लिया हो तो मैं बोर्ड रब करके फीडबैक मैकेनिज्म पे आती हूँ। फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है भाई? देखें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में कभी कोई चीज अगर ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लगती है तो वो जो प्रोडक्ट है वो ही कभी कभी रिएक्टेंट को रोक देता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट, इनहिबिट कर देता है, उसको रोक देता है कि वो दोबारा बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ना प्रोड्यूस करे। टू मेंटेन द और टू बैलेंस the production, to balance the amount of the things. अगर फॉर एग्जांपल हार्मोन्स में भी ये प्रोडक्शन हो रही है कि अगर एक हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो जब ज्यादा हार्मोन प्रोड्यूस हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली ग्लैंड को रोक देगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस हार्मोन, ठीक है। दिस इज नोन एज द फीडबैक मैकेनिज्म फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द क्वांटिटी और व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी। अगर कोई चीज ज्यादा होने लगेगी तो मैसेज ब्रेन तक, और इसको हमने पढ़ी इसीलिए रहे फीडबैक मैकेनिज्म इसमें कि वो फीडबैक जो है वो बेसिकली ब्रेन से आता है। जो कोई चीज ज्यादा प्रोडक्शन का मैसेज भी ब्रेन को जाता है और ब्रेन उसकी प्रोडक्शन रोकने का रिप्लाई या फीडबैक देता है, या कोई चीज कम प्रोडक्शन का मैसेज भी ब्रेन को जाता है और ब्रेन ही उसका फीडबैक उस ऑर्गन को देता है फॉर मोर प्रोडक्शन, जिसमें मास्टर ग्लैंड भी शामिल है ताकि वो देख सके कि जो भी ग्लैंड जितना भी हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, इज दिस हार्मोन इज इन द राइट अमाउंट और नॉट। तो फीडबैक मैकेनिज्म इज टू मेंटेन द क्वांटिटी ऑफ द मटेरियल और हार्मोन्स और द प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी, वो किसी भी फॉर्म में, ठीक है। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं। एक वो फीडबैक मैकेनिज्म जो प्रोडक्ट रोक देता है फॉर टू द रिएक्टेंट फॉर मोर प्रोडक्शन, यानी फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, रिएक्टेंट एकदम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये प्रोडक्ट ही एज एन इनहिबिटर का काम करेगा। इनहिबिटर यानी ये इतना एक्सेस प्रोडक्ट बनने के बाद वो रोकेगा इस रिएक्टेंट को मजीद प्रोडक्ट बनाने से। एक फीडबैक ये होगा, सही है। एक फीडबैक क्या होगा कि रिएक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है और वो प्रोडक्ट और ज्यादा इनिशिएट कर रहा है बनने के बाद रिएक्टेंट को कि वो मजीद और ज्यादा प्रोडक्ट बनाए। दोनों एक दूसरे को इंक्रीज होने में
हेल्प कर रहे हैं। दिस इज अनदर टाइप ऑफ अ फीडबैक जिसमें प्रोडक्ट रिएक्टेंट को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है फॉर मोर प्रोडक्शन, उसे हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, और जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को इंक्रीज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। दोनों का काम एक ही है, दोनों का काम है क्वांटिटी को मेंटेन करना, कि वो इतनी एक ही चीज बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। अगर कभी कभी एक चीज बढ़ के दूसरी चीज को और इंक्रीज करती है, दोनों मिलके बढ़ना शुरू हो जाते हैं, तो उनकी जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो एक दूसरे को इंक्रीज ही कर रही है, हार्मफुल नहीं है। और कभी एक चीज इतनी प्रोड्यूस होने लगती है कि वो एक्सेस में प्रोडक्शन की वजह से रिएक्टेंट को रोक देती है कि और मत प्रोड्यूस करो। दिस इज नाउ एक्सेस। ठीक है जी, नेगेटिव फीडबैक के ना हमें प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है और दोनों में प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, दोनों में प्रोडक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जो नेगेटिव फीडबैक है उसमें प्रोडक्ट ही इनहिबिट कर देगा, रिएक्टेंट को रोक देगा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर प्रोडक्ट। बट जो पॉजिटिव में प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट को भी इंक्रीज करेगा और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, यानी दोनों एक दूसरे की प्रोडक्शन को सपोर्ट करेंगे। नहीं, बॉडी के अंदर ज्यादा बढ़ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसकी एग्जांपल दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है। कोई क्वांटिटी किसी मटेरियल की नहीं बढ़ रही है। समटाइम्स एक ऑर्गन ज्यादा एक्सेस हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उस एक्सेस हार्मोन की वजह से उस ऑर्गन की फर्दर ज्यादा चेंजेस आती है और चेंजेस ही रिक्वायर्ड है। मैं एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक की, आपको ऑटोमेटिकली पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा पहले हम डिस्कस करते हैं पॉजिटिव फीडबैक। ये मिटा दो ये वाली साइड। पॉजिटिव फीडबैक की मैं दो एग्जांपल डिस्कस करती हूँ। पहली एग्जांपल है आपकी डिहाइड्रेशन इन ब्लड, यानी कि वाटर पोटेंशियल, लेस वाटर पोटेंशियल इन ब्लड। स्टिमुलस क्या है, वही, अब ये पूरी चीज जो है ना रिलेट हो रही है ब्रेन से। ठीक है, स्टिमुलस यानी जो भी एनवायरनमेंट है, तो इस वक्त स्टिमुलस है आपका जो रिसीव करेगा आपका ब्रेन या रिसेप्टर। स्टिमुलस गिवन है लेस वाटर पोटेंशियल, लेस वाटर पोटेंशियल। लेस वाटर पोटेंशियल का मतलब क्या है, बॉडी में पानी की कमी हो जाना। ठीक है, बॉडी में, या समर सीजन है, बहुत शदीद गर्मी है, गर्मी होने की वजह से ऑटोमेटिकली लेस वाटर पोटेंशियल हो जाती है, बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। इसका मैसेज, स्टिमुलस का मैसेज जाता है टू द रिसेप्टर। ठीक है, रिसेप्टर को जाता है, रिसेप्टर फाइनली उसका मैसेज ब्रेन तक पहुंचाता है। वह रिसेप्टर यानी कि आप थर्स्टी हो रहे होते हैं, ठीक है, तो ये मैसेज जो है आपका फाइनली रिसेप्टर ब्रेन तक पहुंचा देता है। अब ब्रेन को जाने के बाद ब्रेन वो मैसेज जो है वो हाइपोथैलेमस को देता है रिगार्डिंग टू द एनवायरनमेंट। टेम्परेचर चेंज का मैसेज हाइपोथैलेमस को मिलता है। हाइपोथैलेमस जो है वो मैसेज फाइनली पिट्यूटरी ग्लैंड को देता है। ठीक है, अभी यहाँ पे इन्वॉल्व हुई है दो चीजें, जो ग्लैंड्स इन्वॉल्व हुए, हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो क्या कर रहा है, जो फाइनली एक हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, और उस हार्मोन का नाम है, यानी हाइपोथैलेमस को मैसेज मिला है ब्रेन के ड्यू टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट, ब्रेन तक यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक या आ गया रिसेप्टर से। हाइपोथैलेमस ने जिस ग्लैंड को ये मैसेज दिया है वो पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन प्रोड्यूस किया है, उसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कौन से लोब से प्रोड्यूस होता है, पोस्टीरियर लोब से। ठीक है, पोस्टीरियर लोब ने जो हार्मोन प्रोड्यूस किया है उसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। फाइनली ये एंटी डाययूरेटिक हार्मोन पहुंच जाएगा टू द इफेक्टर। इफेक्टर क्या है, किडनी। मैसेज लेके किस तक आया है, ये इफेक्टर तक। किडनी इज द इफेक्टर, इफेक्टर। अब किडनी को एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ने एनवायरनमेंट का मैसेज दे दिया है कि पानी की कमी है, गर्मी हो रही है, ब्लड में वाटर पोटेंशियल कम हो गई है।
किडनी ने क्या काम करना है, मैसेज क्या मिला है उसे, किडनी ने काम करना होता है, यानी उसका रिस्पॉन्स क्या है, उसका रिस्पॉन्स है more reabsorption of water and less urination. समर में यही होता है, more reabsorption by kidney and less urination. This is basically done by the, ये है response, और ये response किसने दिया है, ये response दिया है किडनी ने, क्योंकि किडनी तक ये मैसेज फाइनली आया है। जब ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, अब पानी कम रिमूव होगा, एक्सक्रीट आउट होगा इन द फॉर्म ऑफ लेस यूरिनेशन। फाइनली कंडीशन क्या हो गई है, कंडीशन हो गई है more water potential in blood, more water potential in blood। सही है। अच्छा, अब ये जो मोर वाटर पोटेंशियल है, इस साइकिल को रिपीट करने वाला है। कैसे रिपीट करेगा, अब ये स्टिमुलस बन जाएगा, ठीक है। अब मोर वाटर पोटेंशियल इज नाउ द स्टिमुलस, ये स्टिमुलस आ गया, स्टिमुलस, सही है। और ये स्टिमुलस क्या करने वाला है, अब ये स्टिमुलस अगेन रिसेप्टर को मैसेज देगा, जब आपको थर्स्ट नहीं हो रही, प्यास नहीं लग रही है, रिसेप्टर से फाइनली मैसेज जाएगा अगेन टू द ब्रेन, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन इस कंडीशन में भी प्रोड्यूस कर रहा है, जो किडनी को मैसेज दे रहे हैं, और किडनी को यहाँ पे आ गया आपका एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स बन गए। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स दोबारा किडनी को ही मैसेज दे रहे हैं, और किडनी का काम क्या है, अब किडनी का काम है मोर यूरिनेशन, क्योंकि ये ज्यादा है वाटर पोटेंशियल, वो भी नहीं हो जानी चाहिए ज्यादा, राइट अमाउंट रहना चाहिए। तो अब होगी मोर यूरिनेशन एंड लेस रीअब्जॉर्प्शन। दिस इज द रिस्पॉन्स। और जब ये हो गया मोर यूरिनेशन, तो अब दोबारा कंडीशन किस स्टिमुलस पे आ जाएगी, दिस इज नोन एज द नेगेटिव फीडबैक, यानी उसने दोबारा से ऑपोजिट कराना, जो चीज ज्यादा बन गई थी उसे कम की, और कम में जो है वो दूसरा रिएक्शन दिया। दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक। सही है, बात समझ आई? सॉरी, दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक, आई एम सॉरी, दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक, नॉट द नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल होगी जिसमें एक चीज प्रोड्यूस होना खत्म हो जाएगी, लाइक अभी हम इंसुलिन की एग्जांपल पढ़ेंगे, ये एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक, एक और एग्जांपल है पॉजिटिव फीडबैक की, वो करते हैं, उसके बाद नेगेटिव फीडबैक पे जाएंगे। अच्छा, वो एग्जांपल वैसे सुन लें क्योंकि वो बुक में भी नहीं है। इट इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। फीमेल reproductive glands produce oxytocin at the time of childbirth। oxytocin hormone produce होता है। This oxytocin hormone increases the contractions and help in the childbirth। जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है उतनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है, जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है दोबारा उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। दिस इज द पॉजिटिव फीडबैक, जो हमने उस वक्त बात की थी ना, कि पॉजिटिव फीडबैक में अगर कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ज्यादा एंजाइम प्रोड्यूस हो रही है, और एंजाइम प्रोड्यूस होने की वजह से, हार्मोन प्रोड्यूस होने की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शंस थी वो और बढ़ रही हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं एंड इट सपोर्ट्स द प्रोसेस। आपने कहा कि क्वांटिटी बढ़ने से तो नुकसान हो जाएगा, बेसिकली बोथ देयर प्रोडक्शन हेल्प द प्रोसेस टू बी गोइंग ऑन। दैट्स व्हाई यहाँ पे दोनों की चीजों की प्रोडक्शन इंक्रीज, एक चीज ज्यादा हुई तो उसने दूसरी चीज को कम किया, और कम होने के बाद कम चीज ने दोबारा पुरानी चीज को इंक्रीज कर दिया। सो दिस इज basically positive feedback which keep on going on and on to maintain
द बॉडी, कभी एनवायरमेंट में, कभी किसी प्रोसेस में, ठीक है। तो फॉर द मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मोर हार्मोन इज प्रोड्यूस, जितना हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज करेगा, एंड फाइनली आफ्टर चाइल्ड बर्थ कॉन्ट्रैक्शन रुक जाएगी, ऑटोमेटिकली हार्मोन प्रोडक्शन रुक जाएगी और ऑटोमेटिकली प्रोसीजर जो है वो एंड अप हो जाएगा। बात समझ आई? तो दिस इज फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक। अब हम जा रहे हैं नेगेटिव फीडबैक पे, और नेगेटिव फीडबैक में हम यही इंसुलिन और ग्लूकागॉन की एग्जांपल डिस्कस करेंगे, जिसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाती है, जो इंक्रीज हुई भी होती है ड्यू टू द हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, वो जैसे ही ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक जाएगी। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। बस ये करेंगे, उसके बाद अब मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। नेगेटिव फीडबैक जी डिसऑर्डर नर्वस सिस्टम है, ये हमारे एचयूएम का पढ़ाने भूल गई, बता दूंगी। डिसऑर्डर्स ऑफ नर्वस सिस्टम, ये तो छोटा सा टॉपिक है, साथ साथ बताइए। अच्छा, नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज या ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना स्टिमुलस है, ठीक है। मैसेज मिलेगा टू द इफेक्टर, और वो है आपका टू द इफेक्टर ब्लड में जो है ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, जिसके बाद फाइनली पेनक्रियाज, द मैसेज विल सेंड थ्रू द ब्रेन टू द पेनक्रियाज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्सेस इंसुलिन। तो मैसेज आएगा फाइनली पेनक्रियाज को, जो क्या करेगा, इंसुलिन प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। जब इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो इंसुलिन क्या करेगा, फाइनली ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और जब ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो गया तो अब फाइनली रिस्पॉन्स क्या हुआ, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो गई, मेंटेन हो गई, और वो जैसे ही लो ब्लड ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन हुई इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप हो गई, ठीक है। इंसुलिन प्रोडक्शन स्टॉप हो गई क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस इसीलिए हुई थी just to maintain the or to regulate the concentration of glucose in the blood. Negative feedback, प्रोडक्ट ज्यादा बना, उसने इनहिबिट किया रिएक्टेंट को और स्टॉप कर दिया फॉर द प्रोडक्शन। जैसे ही लो कॉन्सेंट्रेशन हुई उसने फॉरेन पेनक्रियाज को रोक दिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोर इंसुलिन, खत्म, इंसुलिन की प्रोडक्शन रुक गई, इंसुलिन बनना खत्म हो गया। नेगेटिव फीडबैक। अब लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज होने के बाद फाइनली मैसेज मिला टू द अगेन टू द पेनक्रियाज, और अब पेनक्रियाज ने दूसरे एंजाइम प्रोड्यूस करने हैं, दोबारा वो एंटी डाययूरेटिक वाली कहानी नहीं शुरू हुई है व्हिच इज अ पॉजिटिव फीडबैक, वो तो एक दूसरे को ही सपोर्ट करके मजीद प्रोड्यूस हो रहे थे। अब यहाँ पे पेनक्रियाज दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस करने वाला है और वो है ग्लूकागॉन। अब ग्लूकागॉन क्या करने वाला है, ग्लूकागॉन जो है वो कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को बैक इनटू ग्लूकोज, ठीक है। जब दोबारा ग्लूकोज प्रोडक्शन शुरू हो गई तो अब क्या होगा, अब रिस्पॉन्स होगा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज हाई हुई अब वो किसको स्टॉप करेगी, अब वो इस ग्लाइकोजन को स्टॉप कर देगी टू प्रोड्यूस मोर, क्योंकि ग्लाइकोजन ने ही तो दोबारा ग्लूकागॉन को स्टॉप कर देगी कि वो ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, क्योंकि ग्लूकागॉन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हुए तो वो ज्यादा स्टोर्ड ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ऑलरेडी ब्लड में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ब्लड को और कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत नहीं है, वरना जो डिजीज हो जाएगी उसे डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, सही है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि पहले
जब हाई थी तो इंसुलिन प्रोड्यूस हुई, इंसुलिन ने उसको लो कॉन्सेंट्रेशन तक पहुंचा दिया। लो कॉन्सेंट्रेशन जाते ही लो कॉन्सेंट्रेशन ने सबसे पहले इंसुलिन प्रोडक्शन को रोक दिया, ठीक है। लेकिन लो प्रोडक्शन ने दूसरा हार्मोन इनिशिएट किया, यानी जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ने दूसरा हार्मोन प्रोड्यूस किया और वो था ग्लूकागोन। जैसे ग्लूकागोन बनी, अब वो हाई कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करेगी और हाई कॉन्सेंट्रेशन जैसे लो कॉन्सेंट्रेशन को रेगुलेट करेगी। जब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई में चेंज हो जाएगा ग्लूकोज, तो अब वो ग्लूकागोन की प्रोडक्शन रोक देंगे। बात समझ आ रही है? सो दिस इज नोन एज द नेगेटिव फीडबैक। दिस इज अ नेगेटिव फीडबैक, अ लिटिल ट्रिकी। एक दूसरे की प्रोडक्शन कहाँ पे रुक रही है, यहाँ पे रुक रही है, यहाँ पे दोबारा मेंटेन हो रही है थ्रू आउट विद द सेम हार्मोन, एंटी डाययूरेटिक्स, ठीक है। खत्म। नर्वस डिसऑर्डर्स दो पढ़ने हैं हमें, पैरालाइज एंड एपिलेप्सी। अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर नहीं स्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, टेस्ट हो गया था सबका, एमसीक्यूज का था, आसान सा था, लेकिन लास्ट क्वेश्चन क्या था? Which was spinal cord वाला था, central nervous system, peripheral nervous system और बताया अंदर Name another part of the eye which हाँ मिस, वो हमारे पास इमेज कहाँ से डिफेक्ट होती है और light लेंस की जगह, light लेंस के अलावा और कहाँ डिफेक्ट होती है? कुछ कॉर्निया से होती है, एक्वासिमर से होती है, वेट्रोसिमर से होती है। हाँ गूगल लिखा, गूगल मैंने गूगल लिखा। अच्छा, मैं आप लोगों को वर्कशीट दूंगी, उसमें अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मुझे पता है ऑल्दो आपका एमसीक्यू पेपर आना है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है ना वो समझने के हैं, तो उससे आप ट्रिकी बहुत सारी चीजों को अनलॉक कर सकेंगे। तो आपको किसी भी तरह का मुश्किल एमसीक्यू आ जाए वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक वर्कशीट अब सब्जेक्टिव वाली भी दूंगी, जिसमें ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन है जिसे आपको सॉल्व करना है, और बेशक उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, लेकिन आप जब समझ के लिखेंगे तो फिर आप जैसे भी मुश्किल से मुश्किल एमसीक्यू भी आ जाएंगे तो आप करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब हमें इस साल करना यही है ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज करनी है, ठीक है। तो बाकी जो है वो दैट्स इट, ठीक है। नूर फातिमा, आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया है? Yes, miss. चलें, सी यू, फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।